एवरीवन, दिस प्रिशा कफारा, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। सो स्टार्टिंग विद इनकम एंड अदर गुड्स। सो इनकम मतलब क्या होता है? एज यू ऑल नो, इनकम एक मनी का ही एक फॉर्म होता है जो कि आपके वर्क करने पे आपको मिलता है। अच्छा, इनकम तो लोग सोचते हैं कि हमें ज़्यादा इनकम चाहिए, हमें हाई पैकेज चाहिए, लेकिन इनकम के साथ साथ कुछ दूसरी और इम्पॉर्टेंट थिंग्स भी होती हैं, जैसे कि फ्रीडम होती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, फिर रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स होती है। आप ऑब्वियसली सारे लोगों को रिस्पेक्ट तो चाहिए रहती है, फिर इक्वलिटी चाहिए रहती है सारे लोगों को। लोग नहीं चाहते हो कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं। अच्छा, ऐसे गोल्स को हम क्या बोलते हैं? क्या हम इन चीज़ों को खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों को हम बोलेंगे नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। इन चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। और जो चीज़ों को हम खरीद सकते हैं उनको बोलेंगे हम मटेरियलिस्टिक थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आप फूड खरीद सकते हो, यू कैन बाय मैनी थिंग्स, यू कैन बाय अ कार, यू कैन बाय अ बाइक। और आप टेलीविज़न टीवी खरीद सकते हो, यू कैन बाय ईच एंड एवरी फर्नीचर। फिर आप आपके टॉयज़ खरीद सकते हो, बहुत सी चीज़ें यू कैन बाय। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें हैं मटेरियलिस्टिक थिंग्स। बट नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स क्या है? नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स लाइक फ्रीडम, फिर जिस एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ना हो ऐसा एनवायरनमेंट, नॉन पोल्यूशन एनवायरनमेंट, फिर इक्वलिटी, फिर डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी क्या है? नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। तो ये आप खरीद नहीं सकते हो। तो ऐसी चीज़ें तो सारे लोगों को चाहिए रहती है ना, जिस भी सोसाइटी में वो रहते हैं वो सारे लोगों को ये सारी चीज़ें चाहिए रहती हैं। तो इसी के बारे में बताया कि इनकम और दूसरे गोल्स भी मैटर करते हैं आपकी जॉब के लिए, आपकी लाइफ में। सिर्फ इनकम ही सब कुछ नहीं होता है। तो इसमें भी लिखा है बिसाइड सीकिंग मोर इनकम। सिर्फ ज़्यादा इनकम कुछ नहीं होता। ज़्यादा इनकम के लिए मत भागो। वन वे और दी अदर पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। लोग जो हैं उनके ये भी गोल्स होते हैं कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, फिर उनको फ्रीडम चाहिए, फिर उनको सिक्योरिटी चाहिए, फिर रिस्पेक्ट चाहिए उनको। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं लोगों के। फिर दे रीसेंट डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? उनको डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ऑब्वियसली किसी को डिस्क्रिमिनेशन अच्छा नहीं लगता, किसको अच्छा लगता है डिस्क्रिमिनेशन? ठीक है। ऑल दीज केसेस आर इंपॉर्टेंट गोल्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। In some cases, these may be more important than more income or more consumption because material goods are not all that you need to live. ठीक है। इनफैक्ट ये चीज़ें जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है इनकम से भी ज़्यादा, क्योंकि इनकम से तो आप वो सारी चीज़ें खरीद सकते हो जो कि आप मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स यू कैन नॉट बाय दीज थिंग्स। ठीक है। तो एवरी वन नीड्स दिस थिंग्स इन देयर सोसाइटी। सो ये तो गोल सबके ही होते हैं। ठीक है। अच्छा, मनी जो है वो एक फैक्टर होता है जिस पर लाइफ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो होती है वो मनी से ही ली जाती हैं। लेकिन जो हमारी लाइफ को क्वालिटेटिव बनाता है वो क्या है? नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। लाइक अगर आपके लाइफ में आपका कोई फ्रेंड नहीं होगा तो किससे आप अपनी बातें शेयर करोगे? किससे आप बताओगे कि मैंने आज घर पे ये काम किया, मैंने आज घर पे ये शैतानी करी? कैसे बताओगे आप? ठीक है। सो दीज आर सम थिंग्स विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, बट ये मेजर नहीं किए जा सकते। लाइक मनी तो है, उसे आप काउंट कर सकते हो, लेकिन क्या फ्रेंडशिप को काउंट कर सकते हो? नो, यू कैन नॉट काउंट। ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती है विच आर नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स बट दे आर इक्वल इंपॉर्टेंट लाइक मनी। तो ये भी कुछ गोल्स होते हैं लोगों के। ठीक है। लेकिन इन सारी चीज़ों को लोग इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान को कोई जॉब चाहिए और वो बहुत दूर है जॉब, मतलब जहाँ पर आपको जॉब करने जाना है वो बहुत दूर है आपके घर से। ठीक है। तो आप दूर है तो थोड़ा सा एक दो बार आप उसको ठीक है मतलब बोल दोगे कि ठीक है अगर दूर है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप दूसरे फैक्टर्स पे तो देखोगे। जैसे आप देखोगे कि उसका इनकम कैसा, इनकम ज़्यादा दे रहे हैं, कम दे रहे हैं। आप देखोगे फैसिलिटीज़ क्या वो दे रहे हैं आपकी फैमिली के लिए। आप वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर देखोगे। आप ये देखोगे वहाँ पे आपको कुछ लर्न करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या? बिकॉज कहीं पे भी जाओ आप वहाँ से लर्न कर सकते हो, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आप बिल्कुल कुछ लर्न नहीं कर सकते। यू हैव टू वर्क ऑल डे। तो वहाँ पर आप जाके कुछ लर्न कर सकते हो। देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। फिर आप वहाँ पर देखोगे कि ये जॉब आपको टेकअप करनी है कि नहीं करनी है। अच्छा, दूसरा केस ये है कि जॉब जो है वो आपको कम पे कर रहा है, लेकिन आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दे रहा है
जो कि आपकी सिक्योरिटी बढ़ाता है, मतलब आपको सिक्योरिटी दे रहा है। सिक्योरिटी मतलब ऐसा नहीं है कि कल अगर उसको अच्छा नहीं लगा, आपने कुछ गलत काम कर दिया तो आपको फटाफट से निकाल दिया उसने जॉब से, तो दैट इज़ नोन एज सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, वो जॉब सिक्योरिटी होती है। तो आपको कम पैसे दे रहा है लेकिन आपको जॉब सिक्योरिटी पूरी है, तो वो जॉब फिर भी आप टेकअप कर सकते हो। लेकिन अनदर केस जिसमें आपको पैसे तो ज़्यादा मिल रहे हैं लेकिन जॉब सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, आपको पैसे मिलेंगे लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं है, मतलब जब चाहे वो आपको बाहर निकाल सकते हैं, चाहे आपने कुछ गलती की या नहीं की हो, अगर उनके पास दूसरे अच्छे एम्प्लॉयर्स आ गए तो वो आपको फटाफट से निकाल देंगे। सो दैट इज़ नो जॉब सिक्योरिटी, आपको तब नो जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, तो आप कैसी जॉब लेना पसंद करोगे। तो ये एक एग्जांपल्स दिए हैं कि सिर्फ इनकम सब कुछ नहीं होता, आपको दूसरे फैक्टर्स को भी मायने देना पड़ता है, दूसरे फैक्टर्स को भी देखना पड़ता है। सिमिलरली तो इसी तरह से इनकम और दूसरे गोल्स, लोग जो हैं वो इनकम के साथ साथ दूसरे गोल्स भी होते हैं, इनकम के साथ लोगों के दूसरे गोल्स भी होते हैं। इट मीन्स दैट लोगों के मिक्स ऑफ गोल्स होते हैं। मिक्स ऑफ गोल्स मतलब लोगों के बहुत सारे गोल्स होते हैं, इसलिए फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वुमन आर इंगेज इन पेड वर्क, अगर वुमन बाहर जाके काम कर रही है तो घर पे उसकी जो डिग्निटी, उसकी जो रिस्पेक्ट होती है वो ऑब्वियसली बढ़ती है कि ये तो वुमन बाहर जाके काम करती है, ठीक है, और सोसाइटी में भी उसकी जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ती है। वैसे ही अगर वुमन की खुद के घर पे रिस्पेक्ट हो रही है तो उसको बाहर वर्क करने दिया जाएगा ना। जैसे घर पे सारे लोग जो हैं वो उस वुमन को हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली अगर वो बाहर जाके काम करना चाहेगी तो उस चीज़ में भी उसको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। तो ऐसी वुमन की जॉब्स जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सेफ़ होनी चाहिए और सिक्योर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज उनको काम दे दिया, कल उनको निकाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट होना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमन जो है वो जॉब्स टेकअप कर सकें। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसलिए डेवलपमेंटल गोल्स जो होते हैं लोगों के अलग अलग होते हैं, और डेवलपमेंटल गोल्स आपको पता ही है वही होते हैं जो सबके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आते हैं हम सेकंड टॉपिक पे, दैट इज़ नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट मतलब नेशन का डेवलपमेंट। नेशन का डेवलपमेंट मतलब इसकी डेफिनेशन आपको नहीं दी है, ये जो टॉपिक है ये आपको ज़्यादा नहीं दिया है, इस टॉपिक में क्वेश्चंस पूछे हैं कुछ और बहुत कम दिया है, बस यही बोला है कि नेशनल डेवलपमेंट, लोग जिस तरह से लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, वैसे ही नेशन के लिए भी उन लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। कोई चाहता है कि अगर एजुकेशन मिल जाए तो नेशन डेवलप करेगा, सारे लोगों को अगर एजुकेशन मिल जाए तो नेशन डेवलप करेगा। अगर हम पॉवर्टी को एकदम कॉम्बैट कर दें, पॉवर्टी को एकदम हटा दें तो नेशन डेवलप करेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर लोगों को भूखमरी नहीं, अगर पूरे हमारे नेशन में भूखमरी ना हो तो नेशन अच्छा करेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए तो नेशन डेवलप करेगा। तो देयर आर डिफरेंट नोशंस ऑफ डिफरेंट पीपल, दे मे बी कन्फ्लिक्टिंग। ठीक है, तो नेशनल डेवलपमेंट होता क्या है? सो इट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द कंट्री टू इम्प्रूव द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये बुक में नहीं दिया है, ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, कहीं से भी डेफिनेशन सर्च करो, लेकिन वो डेफिनेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि नेशनल डेवलपमेंट जो है वो है एबिलिटी है कंट्री की एक सोच है कि वो किस तरह से अपने लोगों का अच्छा सोशल वेलफेयर कर सकती है, उनके अच्छा करने के लिए वो और क्या क्या चीज़ें कर सकती है। सो दैट इज़ नेशनल डेवलपमेंट, कि वहाँ के जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, वो किस तरह से रह रहे हैं, क्या वो बहुत सारे लोग क्या स्लम्स में रह रहे हैं, ठीक है, ये मैटर करता है। फिर वहाँ पे लोग किस तरह से, उनकी सिचुएशन कैसी है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट नेशनल डेवलपमेंट, नेशन का डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरह से नेशनल डेवलपमेंट में तो बस यही था। आगे बढ़ते हैं, तो अगला टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ एंड स्टेट। किस तरह से आप अलग अलग कंट्रीज़ और स्टेट्स को कंपेयर करते हो, किस तरह से आप बता सकते हो कि ये कंट्री डेवलप्ड है, ये कंट्री डेवलप नहीं है, ये कंट्री तो अंडर डेवलप्ड है। इसका मतलब ये है कौन सी कंट्री अच्छी है, कौन सी कंट्री बुरी है, ये आप कैसे आप ये चूज़ कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी टीचर आपकी क्लास में से चूज़ करती है कि किसकी सबसे ज़्यादा हाइट है, तो सबकी हाइट सबसे पहले निकालते हैं और फिर देखते हैं किसकी सबसे ज़्यादा हाइट है। अब वेट के बेसिस पे भी आपका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, आपको वेट के बेसिस पे भी आपको आप बता सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं कौन सा सबसे अच्छा है, किसका सबसे ज़्यादा वेट है। ठीक है, फिर पढ़ाई के बेसिस पे किसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो उसके बेसिस पे भी आपको कंपेयर किया जा सकता है, और अलग अलग बेसिस पे आपके टैलेंट्स, आपकी एबिलिटीज़ के बेसिस पे आपको कंपेयर किया जा सकता है। तो इस तरह ऐसे तो बहुत सारे बेसिस हैं, तो किस तरह से कौन सा एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिस पे अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो वो फेयर होगा, फेयर मतलब अच्छा होगा, सही होगा। तो ऐसे अगर हम बात करें
तो स्कूल्स में मार्क्स के बेसिस पे कंपेयर किया जाता है कि मार्क्स किसके ज़्यादा हैं, तो वो हम ज़्यादा स्टूडियस उसको मानेंगे, वो ज़्यादा समझदार बच्चा होगा। वैसे ही कंट्रीज़ में इनकम के बेसिस पे कंपैरिजन किया जाता है कि इनकम किसकी ज़्यादा है। इनकम क्या होता है, सो नेशनल इनकम मतलब इनकम ऑफ द कंट्री क्या होता है, कंट्री का इनकम मतलब वहाँ के जितने भी रेसिडेंट्स हैं, वहाँ के जितने भी रेसिडेंट्स हैं उनका जो टोटल इनकम हो रहा है उसको बोलते हैं हम इनकम ऑफ द कंट्री। ठीक है, रेसिडेंट्स का इनकम मतलब कंट्री का इनकम। ठीक है, अच्छा तो कंट्री का इनकम, ऐसे तो कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ की तो इनकम भी बहुत ज़्यादा आएगी। जैसे कि अगर आपको पता हो तो जो रशिया की पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है। सोच सकते हो आप, मतलब हमारे एक मतलब 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के एक लैंड पर उत्तर प्रदेश का जो स्टेट है वहाँ पे जितनी पॉपुलेशन है वो रशिया के पॉपुलेशन से ज़्यादा है। रशिया जो कि सबसे बड़ा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। सोच सकते हो आप कितनी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है हमारी। तो इस तरह से तो हमारे इंडिया की तो इनकम ज़्यादा आएगी रशिया से, ऑब्वियसली ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारी सारी रेसिडेंट्स की इनकम को प्लस नहीं कर सकते। तो इसलिए एक अच्छा, एक थोड़ा सा इससे थोड़ा सा बेटर वे आया है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं कंट्रीज़ को, जो कि एक वे है एवरेज इनकम वाला जो रास्ता है जिसमें आप मतलब अपना सकते हो कभी भी कंट्रीज़ को कंपेयर करना होता है तो। अच्छा, अब एवरेज इनकम क्या होता है, तो एवरेज इनकम मतलब आपकी पूरी कंट्री की जितनी पॉपुलेशन है उससे आप पूरी कंट्री की जो इनकम है उसे डिवाइड कर दोगे। मतलब पूरी कंट्री की जो इनकम है उसे टॉप पे रखोगे, बॉटम में मतलब डिनोमिनेटर में आप क्या रखोगे, पूरी कंट्री की जितनी पॉपुलेशन है वो रखोगे। सो व्हेन यू आर डिवाइडिंग टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन देन दैट इज नोन एज एवरेज इनकम। अब एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है यहाँ पे। अब तो एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम कंप्लीट अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया एवरेज इनकम, कि एक कंट्री में एक इंसान को, एक कंट्री में 5 लोग हैं। एक कंट्री में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। अच्छा, पेज नंबर 9 पे देखो, एवरेज इनकम का एक बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन ऑफ 2 कंट्रीज दिया हुआ है ना, सबसे पहले ये देखो, फिर मैं आपको आगे का समझाऊंगी। ये एवरेज इनकम वाला मैंने बता दिया। अब बताती हूँ कि एवरेज इनकम थोड़ा सा डीप में हम इसके जाते हैं, लिमिटेशंस क्या होती है इसकी, ये क्या अच्छा है, क्या ये ओवरऑल बहुत अच्छा है और ये ठीक ठाक है, ये देखते हैं हम। तो यहाँ पर क्या लिया है, बेस्ड ऑन डाटा गिवन इन टेबल 1.1 कैलकुलेट द एवरेज इनकम फॉर बोथ दी कंट्रीज। दोनों कंट्रीज़ का हम क्या करेंगे, एवरेज इनकम को कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर देखा है कि एक कंट्री में फॉर द सिंप्लिसिटी, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, लाइक आपका ईजी करने के लिए कैलकुलेशन, एक कंट्री में हमने सोचा कि सिर्फ 5 लोग हैं। एक कंट्री में 5 लोग हैं, कंट्री ए में भी 5 लोग हैं, कंट्री बी में भी 5 लोग हैं। इनकी मंथली इनकम्स भी दी हुई है, हर इंसान की मंथली इनकम दी हुई है। अच्छा, कंट्री ए में तो आप देख रहे हो कि सारे लोगों की इनकम में इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन कंट्री बी में देख रहे हो तो 4 लोगों की इनकम 500 है और 5th इंसान की जो इनकम है वो कितनी इनकम है, 48,000। मतलब एक इंसान की इतनी ज़्यादा और 4 लोगों की इतनी कम। मतलब आप देख सकते हो कि कंट्री बी में पुअर और रिच वाला मामला चलता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पुअर हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिच हैं। इससे मतलब एक इंसान ज़्यादा रिच है और 4 लोग तो पुअर हैं। लेकिन कंट्री ए में हम ये नहीं बोल सकते कोई एक पुअर है कोई एक रिच है। यहाँ पर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनकम में। अगर आप इनकम को देखो तो 9500 देन 10,500, इतना कोई डिफरेंस नहीं है। जब अगर आप देखोगे कि 500 और 48,000 में कितना डिफरेंस है, तो ये तो बिल्कुल ऐसा डिफरेंस नहीं है कंट्री ए में। तो कुछ लोग चाहेंगे कि कंट्री बी में रहेंगे। क्यों चाहेंगे, वो चाहेंगे कि वो कंट्री के 5th सिटीज़न हो ताकि उनको 48,000 सबसे ज़्यादा पैसे मिले। लेकिन ज़्यादातर लोग चाहेंगे कि वो कंट्री ए में रहे, ताकि क्योंकि कंट्री ए में कोई से भी सिटीज़न हो, चाहे 1st हो, 2nd हो, 3rd हो, 4th हो, उनको एक बेसिक इनकम, उनको एक अच्छी इनकम मिलेगी जिससे वो अपना खाना पीना कर सकते हैं। अच्छा, अगर इन दोनों की हम इनकम देख तो ली हमने, अब इनकी एवरेज इनकम अगर हम कैलकुलेट करें, एवरेज इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकी सारी इनकम्स को प्लस करो, 5 से उसको डिवाइड करो। 5 से क्यों, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन तो 5 है, 5 ही लोग हैं कंट्री में, तो 5 से उसको डिवाइड करो। देखो आप, आंसर आ रहा है 10,000। कंट्री ए का 10,000 आ रहा है, कंट्री बी का भी कैलकुलेट करो। स्टॉप करके कैलकुलेट करो वीडियो को, तो मैं तो बता ही दूंगी। तो 10,000 हो रहा है कंट्री बी का भी। तो अब आप देख रहे हो यार, कंट्री ए कंट्री बी का दोनों का ही एवरेज इनकम 10,000 आ रहा है, जबकि कंट्री बी के एक इंसान का तो इनकम बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा ही होता है
कि यहाँ पर तो एवरेज इनकम बता देगा कि कंट्री ए और कंट्री बी दोनों के दोनों ही डेवलप्ड कंट्रीज़ है, लेकिन जब आप जाके देखोगे कंट्री बी में तो आपको दिखेगा कि यार 4 लोग कितने पुअर हैं और एक इंसान कितना रिच है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो लाइक दिस एवरेजेस की यही चीज़ होती है कि ये बताता नहीं है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, कौन रिच है कौन पुअर है, ये नहीं बताता एवरेज इनकम। बस ये बताता है कि इसका एवरेज इनकम क्या होता है, ये बस यही बताता है। मतलब एक चीज़ इसमें छूट जाती है, एक चीज़ हाइड हो जाती है पीछे कि कौन रिच है कौन पुअर है, और आपके पॉपुलेशन में कितना कैसे मतलब जैसे अगर 10,000 है तो 10,000 में से कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आया समझ में? तो इस तरह से आपको ये सब करना है, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी आ सकता है कि आप इस कंट्री की एवरेज इनकम निकालो, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत तरीके से आते हैं इस चैप्टर में, से कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी जब मैं इसका लास्ट वीडियो बताऊंगी ना, 5 इंपॉर्टेंट 5 PYQs में से, तब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन बताऊंगी वो वाला, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप एवरेज इनकम को कैलकुलेट करते हो। तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स के बारे में समझ में आएगा कि एवरेज इनकम अच्छी तो है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, रिच और पुअर के बारे में नहीं बताता है। फिर दूसरी चीज़ है कि एवरेज इनकम जो है वो बताता नहीं है कि इनकम जो है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की। देखो एवरेज इनकम मतलब इनकम जो कि किसी एक पर्सन की है, सबसे कम से कम इनकम जो कि किसी एक पर्सन की है। 10,000 जो इनकम है, 10,000 जो इनकम है जो कि कंट्री बी का आ रहा है, वो क्या कम से कम इंसान, मतलब जिस इंसान को कम से कम सैलरी मिल रही है उसकी ऐसी इनकम है? नहीं, 500 है वो तो, 10,000 तो बिल्कुल नहीं है, वो तो बहुत दूर है। 10,000 तो बहुत दूर है ना, 1000 ही होगा अगर 500 और मिला दें इसके अंदर तो 500 तो बहुत कम है। तो जिस इंसान की सबसे कम सैलरी होती है ना, उसे बोलते हैं एवरेज इनकम। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही केस है, यहाँ पर तो 500 है सबसे कम सैलरी, लेकिन एवरेज इनकम 10,000 बता रही है। तो इस तरह से मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है जब हम एवरेज इनकम की बात करते हैं, ठीक है। तो एवरेज इनकम के बारे में समझ में आ गया हो तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स जो होती हैं वो कौन लाता है? ये रिपोर्ट्स जो होती हैं वर्ल्ड कितना डेवलप हुआ है उसकी ये रिपोर्ट्स होती हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक लाता है। अपने 9th क्लास में पढ़ा था कि वर्ल्ड बैंक जो है वो बताता है वर्ल्ड बैंक कुछ चीज़ें बताता है कि कौन सी कंट्री पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, कौन सी कंट्री पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उसकी कुछ रिपोर्ट्स होती हैं। तो वही रिपोर्ट्स हैं। तो यहाँ पर कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,056 पर एनम एंड अबोव इन 2017 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। देखो हमेशा जितनी भी चीज़ें होती है वो डॉलर में कैलकुलेट की जाती है। डॉलर में क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, पहले भी था अभी भी है, ठीक है। तो उन्हीं की ही जो करेंसी है डॉलर, उसको लिया जाता है, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए। तो जिसकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी? 12,056 इतनी होगी या फिर उससे कम होगी? एवरेज इनकम की बात हो रही है। एवरेज इनकम जिसकी 12,056 होगी या फिर उससे कम होगी जिस कंट्री की, तो उसे बोलेंगे रिच कंट्री। अगर $955 होगी या फिर इससे कम होगी तो उसको लो इनकम कंट्रीज बोलेंगे। मतलब यहाँ पे तो इनकम बहुत कम है। और हमारे इंडिया की बात करो तो वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ की कैटेगरी में आती है। इसकी इनकम जो है वो $1820 पर एनम है। इसका मतलब ये है कि जो सबसे कम सैलरी वाला इंसान है तो उसको कितने पैसे मिल रहे हैं? $1,820 मिल रहे हैं। इसको कन्वर्ट करके देख लेना आपको कन्वर्ट करना तो आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो आप सर्च कर लेना उसको, तो आपको मिल जाएगा कितना अप्रॉक्सीमेटली इंडियन रुपीज़ में कितना होता है पैसा। तो इससे आपको अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि ये कर ही लेना, बिकॉज इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि इस कंट्री का इतना रुपीज़ है, 38,000 रुपीज़ है, तो बताओ कि ये डेवलप कंट्री है कि डेवलप कंट्री नहीं है, कि ये रिच कंट्रीज़ में आती है कि लो मिडिल क्लास कंट्री है। तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। तो इसकी भी इंडियन रुपीज़ में आप इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी देख लेना, ठीक है। अच्छा, तो 1820 हमारा इंडिया का है। तो ये हमारी इंडिया जो है वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ की कैटेगरी में आती है। अच्छा, जो मिडिल ईस्ट और कुछ उसके पास वाली जो स्मॉल कंट्रीज़ है, इन्हें हम रिच कंट्रीज़ या फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। तो यहाँ पर इतना ही चीज़ें हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अब आती है हमारी इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अगला टॉपिक क्या है? इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में जो चीज़ें लिखी हैं उसे पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है टेबल 1.3 टेबल 1.4 देख लो, क्योंकि जो चीज़ें लिखी है ना
वो इन्हीं का ही मतलब बोल सकते हैं समरी लिखी है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि टेबल 1.3 में लिखा है कि हरियाणा, केरला और बिहार के पर कैपिटा इनकम दी हुई है, तो यही चीज़ें इंग्लिश में यहाँ पे पैराग्राफ्स में दी हुई है। तो ज़रूरी नहीं है इसको पढ़ना, आप अगर टेबल 1.3 टेबल 1.4 को एकदम डीपली स्टडी कर लोगे तब आपको समझ में आएगा क्या चीज़ें लिखी हैं इस जगह पे। तो टेबल 1.3 में देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, हरियाणा, केरला और बिहार की पर कैपिटा इनकम दी है 2015-2016 के ईयर की, ठीक है। और आप देख रहे हो कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज इनकम सबसे ज़्यादा है, बिटवीन में आती है केरला की इनकम और सबसे लास्ट में आती है बिहार की इनकम। आप बोल सकते हो कि हरियाणा स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है और बिहार है वो सबसे लीस्ट डेवलप है। आप तो ईजिली ये सब बोल सकते हो ना। तो लेकिन अगर हम टेबल 1.4 में देखेंगे, इन तीनों स्टेट्स को ही कंपेयर किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो। अब ये तीनों चीज़ें क्या होती है बताती हूँ मैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब होता है, इन्फेंट मतलब क्या होता है, बेबी, ठीक है। मोर्टेलिटी मतलब मर जाना उनकी मौत बोल सकते हैं आप, और रेट मतलब कितने मर रहे हैं वो, कितनी उनकी डेथ रेशियो है, ठीक है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी 1 ईयर की भी एज कंप्लीट नहीं होती और उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की डेथ हो रही है तो वो बताया गया है। तो हरियाणा में 1000 बच्चों में से 33 बच्चों की तो डेथ हो जाती है, केरला में 1000 बच्चों में से सिर्फ 10 बच्चों की डेथ हो जाती है, बिहार में तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, 1000 बच्चों में से 38 बच्चों की डेथ हो जाती है। तो सोचो बिहार का तो फर्स्ट टेबल 1.3 में तो हमने देखा था बिहार तो लीस्ट डेवलप्ड है, तो यहाँ के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब बच्चों की डेथ ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब है यहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ होंगी वो इतनी ठीक ठाक नहीं होंगी, बच्चों को बचा नहीं पाती है ये, ठीक है। हम यही बोलेंगे, इसका मतलब है बिहार तो 1.3 में भी लीस्ट डेवलप्ड था और इन्फेंट मोर्टेलिटी केस में भी लीस्ट डेवलप्ड ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हरियाणा और केरला की। तो हरियाणा जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, ज़्यादा डेवलप्ड है। हमने ये कैसे बोला, हमने पर कैपिटा इनकम इनका देखा। लेकिन जब हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं तो केरला के जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है तो वहाँ पे 1000 बच्चों में से सिर्फ 10 बच्चों की डेथ हो रही है। ये तो कितनी अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात इस सेंस में है कि 1000 बच्चों में से सिर्फ 10 बच्चों की डेथ हो रही है, मतलब वहाँ पे जो हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो कितनी अच्छी होंगी कि यहाँ कई स्टेट्स में 38 बच्चों की डेथ हो रही है, 33 बच्चों की डेथ हो रही है, लेकिन केरला में सिर्फ 10 बच्चों की डेथ हो रही है। मतलब वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होंगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि केरला हरियाणा से भी ज़्यादा अच्छा है हेल्थ फैसिलिटीज़ के। अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज़ के उसमें देखें तो केरला ज़्यादा अच्छा है हरियाणा से। लिटरेसी रेट के मामले में देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तीनों को अगर आप देखो, हरियाणा का 82% है, केरला का 94% है, बिहार का 62% है। बिहार तो हर चीज़ में ही कम है, बिहार हर चीज़ में ही उसका परसेंटेज कम है, ठीक है। केरला का हर चीज़ में परसेंटेज ज़्यादा है, 94%। यहाँ पर भी केरला इन तीनों से ज़्यादा स्कोर कर रहा है, मतलब आप बोल सकते हो लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा केरला में है। इसका मतलब ये है कि वहाँ की एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे अच्छी मिली हुई है। तो हमने तो पर कैपिटा इनकम में हरियाणा को सबसे आगे देखा था, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केरला ज़्यादा अच्छा है। तो यही तो चीज़ें हैं जो कि इनकम, पर कैपिटा इनकम छुपा देता है। वहाँ पे क्या दूसरी फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में तो कोई बताता नहीं है, लेकिन हम अगर ध्यान से अच्छे से स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि केरला की पर कैपिटा इनकम कम तो है, लेकिन वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, देखो लिटरेसी रेट मतलब मैंने बताया नहीं, लिटरेसी रेट मतलब होता है कि 7 साल से बड़े जितने भी बच्चे हैं उनको लिखना आता है और मतलब बोलना आता है, तो दैट इज़ द लिटरेट पॉपुलेशन। लिटरेट मतलब जो अनपढ़ ना हो, ठीक है, जिसको पढ़ना और लिखना आता है, तो दैट इज़ द लिटरेसी रेट। जो 7 साल से ज़्यादा उम्र वाले जो लोग होते हैं, 7 साल की उम्र तक तो पढ़ना और लिखना आ जाना चाहिए, तो दैट इज़ द लिटरेसी रेट, देन यू विल बी कॉल्ड लिटरेट पर्सन। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, 14 to 15 ईयर्स के वो बच्चे जो कि स्कूल को अटेंड कर रहे हैं, दैट इज़ द नेट अटेंडेंस रेशियो। तो 100% में से होता है कि 100% में से कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं, तो हरियाणा में 61 बच्चे अटेंड कर रहे हैं, केरला में 83, यहाँ पे भी केरला की ज़्यादा रेशियो है, और बिहार में 43, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर भी केरला जो है वो टॉप पोजीशन पे है। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम जो है वो हाइड कर देता है बहुत सारी चीज़ों को, और यहाँ पर तो टेबल 1.3 में हमें लग रहा था कि हरियाणा सबसे ऊपर है,
लेकिन जब हमने टेबल 1.4 को डीपली स्टडी किया तो हमें पता चला कि नहीं, पर कैपिटा इनकम जो है वो कभी कभी गलत भी हो सकता है। हरियाणा सबसे ऊपर नहीं है, केरला सबसे ऊपर है। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम पब्लिक फैसिलिटीज़ पे। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होता है? अच्छा, इसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंटल रिपोर्ट है, थोड़ा सा है, और BMI है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये BMI, और फिर सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है। तो मतलब थोड़ा सा ही चैप्टर बचा है, लेकिन इसमें जो एग्जांपल्स है ना, जैसे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के पास में जो जो एग्जांपल्स है, तो ये भी हमें पढ़ने होंगे। ये मत सोचना कि ये तो हम छोड़ देंगे, ऐसा मत सोचना, ये भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं, तो फिर अगले वीडियो में हम ये लास्ट वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होता है? तो मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द, इसमें भी यही चीज़ें हैं कि पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, फिर वाटर, मतलब एडिक्वेट वाटर, फिर आपकी इन्फेक्शियस डिजीजेस से दूर रहना, ये मनी नहीं खरीद सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रिच हो तो कोरोना वायरस आपको कभी नहीं होगा। ठीक है, कोरोना आपको कभी नहीं होगा अगर आप रिच हो, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप कितने प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हो, आप कितने ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स को अपना रहे हो, आप मास्क पहन रहे हो अच्छे से, ठीक है, आप दूसरों से दूर रह रहे हो, फिर आप बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करो, धो रहे हो, तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स अगर आप लोगे तो इन्फेक्शियस डिजीज से आप दूर रहोगे। ऐसा नहीं होता कि अगर आप रिच हो तो इन्फेक्शियस डिजीज से आप दूर रहोगे। फिर अगर आपको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना पोल्यूशन नहीं करते हो। ठीक है, आप पैसों से पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते हो अनटिल एंड अनलेस आप ऐसी जगह पे चले जाओ अपने पैसे लगाकर जहाँ पे पोल्यूशन होता ही नहीं है। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप किसी एक सोसाइटी की बात कर रहे हो और वहाँ पे बहुत पोल्यूशन है तो आप पैसे देकर वहाँ पे पोल्यूशन कम नहीं करवा सकते, आपको खुद को करना होगा वो कम। तो दैट इज़ द पब्लिक फैसिलिटीज़, कि पब्लिक फैसिलिटीज़ जो होती है वो सबके वेलबींग के लिए होती है। पब्लिक फैसिलिटीज़ मतलब पब्लिक मतलब लोगों, जनता के लिए कुछ फैसिलिटीज़ देना। ठीक है, तो यहाँ पर कलेक्टिवली अगर हम फैसिलिटीज़ को देंगे, कलेक्टिवली मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर कोई सी भी चीज़ ज़्यादा तादाद में मिल रही है, फॉर एग्जांपल पब्लिक फैसिलिटीज़ लाइक आप अमेज़ॉन से कुछ खरीदते हो, वहाँ पे आपको कुछ कॉम्बो में दिखाई देता है कि यहाँ पर आपको ये चीज़ इसके साथ मिल रही है। ठीक है, तब आप उसको फटाफट खरीद लेते हो क्योंकि वहाँ पे आपको सेल दिखती रहती है नीचे। अगर आप उसके नीचे देखोगे तो आपको सेल दिखती रहती है। लेकिन अगर वो चीज़ एक ही आती है, अकेली आती है, तो उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो यही बोला है कि कलेक्टिवली अगर आप चीज़ों को खरीदते हो तो उसका प्राइस कम रहता है, चीप रहता है वो। और अगर आप किसी एक चीज़ को खरीदते हो सेपरेटली, ठीक है, तो उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, अमाउंट में ज़्यादा रहता है। तो बस यही चीज़ बोली है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है जो कि पेज नंबर 12 पे जो लेट्स वर्क दीज आउट है ना, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैंने समझा दिया है, आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इसके बाद में हम पढ़ते हैं आगे से। सो यू आर actually able to study because many other children also want to study and because many people believe that the government should open schools and provide other facilities। अच्छा, आपको तो स्टडी करने का मौका मिल रहा है, लेकिन ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे बच्चों को स्टडी करने का मौका नहीं मिलता है। फिर गर्ल्स की जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ होती हैं, गर्ल्स की सैनिटेशन फैसिलिटीज़ मतलब प्यूबर्टी के एज में आके गर्ल्स में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिनके लिए उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स में वो प्रोवाइडेड नहीं है। तो उनके पेरेंट्स जो हैं वो ये समझते हैं कि जैसे ही वो प्यूबर्टी पर आती हैं तो उनको क्या हो जाना चाहिए, उनको स्कूल नहीं जाना चाहिए। बिहार में ज़्यादातर ऐसे केसेस होते हैं, इसलिए तो हम देख रहे हैं नेट अटेंडेंस रेशियो बिहार में इतना कम है, लिटरेसी रेट बिहार में इतना कम है, क्योंकि बच्चे जाते ही नहीं है स्कूल। ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए ये सारी फैसिलिटीज़ गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, सारे लोगों के लिए भी। ठीक है, तो स्कूल्स उनको बनवाने चाहिए, दे शुड ओपन द स्कूल्स एंड दे शुड प्रोवाइड अदर डिफरेंट फैसिलिटीज़ फॉर गर्ल्स सैनिटेशन, फॉर बॉयज़ ऑल्सो इन स्कूल्स। ठीक है, तो यही कुछ इंक्लूडेड है पब्लिक फैसिलिटीज़ में, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है पब्लिक फैसिलिटीज़ में। सो लाइक दिस हमने आज बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क विथ मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, सो यहाँ तक आपको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से समझना है चीज़ों को, क्योंकि अगर आप रीड कर लोगे ना तो आपको जो भी मैंने समझाया है वो अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप सुन के इग्नोर कर दोगे वीडियो को कि ठीक है हमने समझ लिया, सारा हो गया, हमारा पढ़ाई हो गई, पढ़ाई नहीं होती है वीडियो देखने से। पढ़ाई तब होती है जब आप वीडियो को देखने के बाद या फिर वीडियो के देखने के साथ साथ ही अगर आप बुक लेके बैठे हो, क्योंकि वीडियो के साथ साथ आप पढ़ नहीं सकते, बिकॉज जो आपका सामने वाला जो टीचर होता है वो खुद ही अपने आप ही समझाता रहता है।
ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको वर्ड टू वर्ड एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, कि वो जिस तेज़ी से चल रहा है उसी तेज़ी से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। आपको खुद थोड़ा सा पढ़ना होगा, अलग बैठकर आपको सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी होगी। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो वीडियो देखो, समझ में आ रही है तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो इस तरह से आपको बुक्स को अच्छे से पढ़ना है, इस चैप्टर को यहाँ तक पब्लिक फैसिलिटीज़ तक अच्छे से पढ़ना है। इसका जो अच्छा लेट्स वर्क दीज आउट है, इसको भी अच्छे से आपको पढ़ना है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि अपनी रह गई है, मैंने अभी देखा 12 पेज नंबर पे। केरला के पास 2 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, क्योंकि उसका बेसिक हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। और कुछ ऐसी भी स्टेट्स होती है जहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब पब्लिक को फैसिलिटीज़ देने वाला जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस लोगों का बहुत अच्छा होता है। तो बस ये चीज़ बची थी। हमने वैसे भी ये चीज़ समझ ली थी कि केरला में क्यों इतना अच्छा है, इतना कम है, लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों है। ये तो हमने वैसे ही पढ़ लिया था, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा पढ़ लिया। तो मैंने जैसा कि बोला अच्छे से पढ़ना चैप्टर को। और अभी आपकी यूनिट टेस्ट आने वाली होगी, तो अच्छे से चैप्टर्स को रीड करना, बहुत माइन्यूट जितनी भी माइन्यूट डिटेल्स होती है ना उनको अच्छे से रीड करना। क्योंकि क्या होता है, ये वाली जो टेस्ट है, आप तो सोच रहे ये तो यूनिट टेस्ट है, लेकिन यूनिट टेस्ट तो है, लेकिन ये आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी एग्ज़ाम्स के लिए। क्यों मैटर करेगी? क्योंकि इस साल तो बोर्ड एग्जाम्स हुए नहीं 10th और 12th के, तो टीचर्स को क्या करना पड़ रहा है, उनके ओवरऑल जो भी उन्होंने प्री बोर्ड्स जो भी उन्होंने प्री बोर्ड्स और उसके पहले जितनी भी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म हुई है उसके सारे मार्क्स को देखकर उसका एवरेज निकाल के उनको बताना पड़ रहा है, ठीक है। ये हो रहा है। और आप अगर हर एक टेस्ट में, हर एक चीज़ में अच्छे से करोगे तो एंड में अगर कभी भी आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स कभी भी कैंसिल हो जाती हैं, कोरोना जाता नहीं है, क्योंकि फ्यूचर तो कोई नहीं जानता, तो आपको अभी से सारी चीज़ों को अच्छे से एक्यूरेटली डिटेल्स आपको पढ़नी होगी, ताकि आप यूनिट टेस्ट में अच्छा प्रिपेयर कर सको, उसमें भी अच्छा स्कोर कर सको। तो यूनिट टेस्ट को हल्के में मत लेना, आपको अभी भी बोल रहे हैं, क्योंकि जो आपके जो भी आपके मार्क्स डिसाइड होंगे ना, वो यही सारी टेस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होंगे। तो अभी भी टाइम है, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। was all for this video. From the next video we will start body mass index and human developmental report and sustainability, and we will discuss some examples on that topic. और फिर लास्ट आपका वीडियो आपको पता ही है कि PYQs हम करेंगे, 5 PYQs हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी। सो टिल देन मैं आपका जो ये वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो, वो बहुत जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। सो यू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Also hit the bell icon for getting all the notification and updates whenever I will post any video. So till then, stay connected and please be safe. So bye everyone.